नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि एसएसजी गुरुकुल आपके लिए फ्री में क्लास चला रहा है। बिल्कुल फ्री में पंचायती राज की क्लास चला रहा है। सब लोगों ने पंचायती राज का इतिहास के 1-2 क्लास पढ़ाकर चुपचाप मौन व्रत धारण कर लिया है, क्योंकि उसके आगे उनके पास कुछ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन एसएसजी गुरुकुल में ऐसा नहीं है। आप देख पाएंगे सलेन सर आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास दे रहे हैं और पेड बैच हम ले रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर आप पेड ही पढ़ाते हैं, आप फ्री क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो फ्री क्लास भी चल रही। फ्री क्लास आपकी सलेन सर यूट्यूब पर लेंगे। सभी लोगों ने कहा सलेन सर का भी पेड बैच ले आइए, उनका जितना भी कंटेंट होगा वो पूरा हमने उनको बनाकर दिया गया है, हमारे द्वारा तैयार किया गया है ना। बस आप ये मान के चलिए कि बोल रहे हैं वो, है ना, और पीछे पूरा मेरा हाथ है, और पेड बैच में हम ही बोल रहे हैं और हम ही कर रहे हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी विद्यार्थी निजी तैयारी करना चाहते हैं, किताबों से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी किताबों की बाढ़ आ जाएगी और सब में बहुत बेकार बेकार पाठ्यक्रम दिया है ना। अभी मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1 करके सब चीजें सुनिए, ठीक है ना। ये कैसे पढ़ना है, अगर आप अपने मन से पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम लोग पंचायती राज की बात करें, जस्ट इमेजिन यदि हम लोग पंचायती राज की बात करें, है ना, तो पंचायती राज में टोटल आपके 6 टॉपिक हैं। पंचायती राज में टोटल आपके 6 टॉपिक हैं। पहला है पंचायती राज का इतिहास और संवैधानिक उपबंध। जो पहला टॉपिक है वो है आपका पंचायती राज का इतिहास और पंचायती राज का संवैधानिक उपबंध। दूसरा है वर्तमान स्वरूप, वर्तमान पंचायत स्वरूप, वर्तमान में पंचायत का स्वरूप, और वो स्वरूप सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देना है। अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देंगे, बस यहीं पर चीजें फंसती हैं, समझिएगा कैसे यहां पर इसको कहां से कन्वर्ट करना है। वर्तमान का पंचायत का जो स्वरूप है, इसको पढ़ने के लिए आपको उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज या संयुक्त प्रांत भी कह सकते हो, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पढ़ना है। अधिनियम 1947 पढ़ना है। और जब आप ये पढ़ेंगे तो आप पूरा बस एक चैप्टर छोड़ के बाकी सब कंप्लीट कर लेंगे। एक इतिहास और संवैधानिक उपबंध, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संविधान वाला पार्ट होगा, और इतिहास में इतिहास वाला पार्ट स्थानीय स्वशासन का, कि वैदिक काल में सभा थी, समिति थी, मौर्य काल में द्रोणामुख क्या था, संग्रहण क्या था, खारवाटी क्या था, एग्रोनोमोई क्या था, एस्ट्रोनोमोई क्या था, है ना। फिर इसके बाद भुक्ति किसे कहा जाता था, तो गुप्त काल में कहा जाता था, चोल काल में, है ना। तो चोल काल में वर्तमान का जो प्रशासन दिखता है वो चोल काल से लिया गया है। वर्तमान में जो आपकी नियुक्तियां की जा रही हैं वो चोल काल से ही अधिग्रहित की गई हैं, है ना। तो इतिहास में वहां तक पढ़ना है। मध्यकालीन पढ़ना है, पढ़ना नहीं तो छोड़ सकते हो आप, बाकी संवैधानिक उपबंध में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वर्तमान का पंचायत जो स्वरूप है वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। आप चाहे तो पंचायती राज मंत्रालय में की वेबसाइट पर जाइए और पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर जाके पंचायती राज अधिनियम 1947 हिंदी में या इंग्लिश में चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, और 110 पेज की पीडीएफ होगी, उसको आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। और नहीं पढ़ना चाहे तो उसका शॉर्टकट तरीका भी है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो वर्तमान पंचायत का स्वरूप, फिर इसके बाद पंचायतों को सशक्त करने के उपाय, 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 है ना। इसके लिए ये जो सशक्त करने के उपाय हैं, इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी समितियां, इसमें पढ़नी पड़ेंगी समितियां, है ना। जो पंचायती राज के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं और जो वर्तमान में समिति बनाई गई, है ना, जैसे आपको कुछ समितियां अलग से पढ़नी पड़ जाएंगी। साधिकारी समिति हो गई, के संथानम समिति हो गई, है ना। बाकी आप संवैधानिक उपबंध में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GPV के राव समिति, और इसके बाद, है ना, ये सारी समिति आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो LM सिंघवी समिति के बाद PK थुंगन समिति, वो सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो पंचायत को सशक्त करने के लिए जो समितियां हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, और वर्तमान में जो समितियां चल रही हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। योजना जब आप पढ़ोगे, जब आप योजना पढ़ोगे, जब आप ग्रामीण विकास की योजना पढ़ोगे, समझिएगा, जब आप ग्रामीण विकास की योजनाएं पढ़ेंगे, जब आप ग्रामीण विकास की योजनाएं पढ़ेंगे तो उन योजनाओं में पंचायतों को सशक्त करने के उपाय भी दिए जाएंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चौथा वाला टॉपिक है, वो आपका इसी के अंदर कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद, है ना, फिर इसके बाद जो पांचवा है वो वित्त वाला है, वित्त स्रोत, है ना। जो पंचायतों का जो वित्त स्रोत है उनके बारे में बात करनी है, पंचायतों के बजट के बारे में बात करनी है, पंचायतों के वित्त स्रोत के बारे में बात करनी है, और लास्ट होगा ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका।
इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भूमिका है, इसके बाद जो ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण विकास में भूमिका, ग्रामीण विकास में भूमिका, ग्रामीण विकास में भूमिका, ठीक है ना, ग्रामीण विकास में भूमिका। तो जो आप ग्राम पंचायत अधिकारी एक्ट, आप समझिए जो ग्राम पंचायत अधिकारी एक्ट 1947 है, उसी में आपको ग्राम पंचायत अधिकारी वाला पार्ट मिल जाएगा। और नहीं तो आप जिला व क्षेत्रीय पंचायत, नहीं तो आप जिला व क्षेत्रीय पंचायत अधिनियम, जिला व क्षेत्रीय पंचायत अधिनियम 1961 पढ़िएगा, जिला व क्षेत्रीय पंचायत अधिनियम 1961 पढ़िएगा। ये भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, 110 पेज की होगी, है ना। पंचायती राज मंत्रालय में ही उसी जिला एवं क्षेत्रीय पंचायत अधिनियम के तहत ही ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका भी अच्छे से बताई गई है। पंचायत सचिव की भूमिका आप ग्राम पंचायत में ही पढ़ेंगे, है ना। तो ये टोटल बच्चों, ये टोटल आपके 6 टॉपिक हैं, ये टोटल आपके 6 टॉपिक हैं, है ना। वित्त स्रोत आपको बताए जाएंगे। जो आप 29 विषय पढ़ेंगे, वो जो आप 29 विषय पढ़ेंगे अनुसूची नंबर 11 में, जो आप अनुसूची नंबर 11 में, अनुसूची नंबर 11 में जो 29 विषय हैं, है ना, उनसे संबंधित कार्य और शक्तियां में पढ़ेंगे तो वित्त स्रोत वहीं पर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक और बात समझिएगा, यहां पर इसको कैसे कैसे डील करना है, इसको मैं आपको समझा देता हूं, इसको मैं आपको समझा देता हूं, है ना। जो योजनाएं पढ़िएगा, सुन लीजिए, जो यहां पर योजनाएं पढ़िएगा, जो योजनाएं पढ़िएगा वो पंचायती राज मंत्रालय, वो आप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, चाहे वो केंद्र स्तर पर बात की जाए और चाहे आपकी राज्य स्तर पर बात की जाए, है ना। तो ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको आपको याद कर लेना है, उनको आपको याद कर लेना है। और इसके बाद पंचायतों से संबंधित जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, पंचायतों से संबंधित जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, है ना, उनके बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब जरा सा हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने टोटल 6 क्लासेस पढ़ाई हैं, अभी तक हमने टोटल 6 क्लासेस पढ़ाई हैं। उन 6 क्लासेस में हमने ऊपर के 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट किए हैं। 6 क्लास में ऊपर के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। पहला स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज का इतिहास, और दूसरा हमने आज कंप्लीट किया है आपका पंचायती राज में संवैधानिक उपबंध प्रबंध, और इसके बाद पंचायत का स्वरूप, है ना। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। कल से हम उसमें न्याय पंचायत, है ना, भूमि अर्जन क्या होता है ना, ग्राम पंचायत की, ग्राम की संपत्ति क्या होती है, और इसके बाद ग्राम निधि क्या होता है, राज्य सरकार की शक्तियां क्या होती हैं, स्रोत क्या होते हैं, वित्तीय स्रोत क्या होते हैं, वो क्लास कल से शुरू होगी। तो मैं एक बार आपको फटाफट से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि आपको फटाफट से देखना है कि किस स्तर से आपको पढ़ना है ना। तो स्थानीय स्वशासन के बारे में, है ना, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोगों को इतना सक्षम बना दिया जाए, ये सारी बातें आप इसको देखते रहिए। फिर शासन के अंग, फिर कैसे काम किया जाता है, स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। तो वैदिक काल से आपको उठाना है, वैदिक काल के बाद, वैदिक काल को समझाने के बाद सीधे आपको आ जाना है ना, किसमें, महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, महाभारत के बारे में बताना है, शांति पर्व में भी स्थानीय स्वशासन, जहां जहां स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज, जहां पर स्थानीय स्वशासन का उल्लेख हो, वहां वहां का इतिहास आपको सिर्फ उठाना है। जैसे ये मौर्य काल का आपको पढ़ लेना है ना, जैसे ये मौर्य काल का, भी और भी बातें करेंगे, मौर्य काल का हो गया, फिर ये गुप्त काल का आपको पढ़ लेना है। गुप्त काल का पढ़ने के बाद श्रेणी वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर चोल काल का पढ़ लीजिएगा, नाडू और ये सब कोट्टम, है ना, छोटा गांव बड़ा गांव, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद ये सब चोल काल का चल रहा है, क्योंकि चोल काल में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चोल काल में ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे चोल काल में, है ना, बताया जाता था कि जैसे वर्तमान में सदस्य बनने के लिए, है ना, योग्यता होती है, वैसे चोल काल में भी, है ना, स्थानीय स्वशासन में सदस्य बनने के लिए, समितियों का सदस्य बनने के लिए योग्यता होती थी। उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, जिसके पास कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, है ना, वेद या किसी भाषा का जानकार होना चाहिए, खुद ग्राम का निवासी होना चाहिए, छूतो संबंध ना होना चाहिए। तो ये चोल काल में आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर इसके बाद आप सीधे आ जाते हैं, फिर आप आ जाते हैं आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन, अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, सबको समाप्त कर दिया, सब बताया था हमने आपको। फिर इसके बाद ये बस आप देखते रहिए कि कैसे पढ़ना है ना। आपको इन स्लाइड के माध्यम से, ये जो 6 क्लासेस मैंने ली हैं, इन स्लाइड के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा। आप रोक रोक कर देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा कि कैसे पढ़ना है ना, कैसे पढ़ना है।
है ना बेटा। इसकी पीडीएफ मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, जो यूट्यूब पे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने पेड बैच ले रखा है ना, वो बहुत बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे और उनमें क्या अंतर आ जाएगा, बहुत सारी बातें, तो मैं उनसे बड़ा कष्ट में हूँ। तो फिर लॉर्ड रिपन और इसके बाद तालुका बोर्ड, ये सब बताया हमने आपको। ये रिपोर्ट चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 के अधिनियम में क्या किया गया, द्वैत शासन में कब इसको शामिल किया गया, कब इसको हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया, कब इसको राज्य की सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो और इसके बाद यहाँ पर जब ये आधुनिक भारत का पढ़ लेंगे, फिर आपको योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सब देखना पड़ेगा। और ये सब देखने के बाद फिर पंचायती राज से संबंधित समितियों में बलवंत राय मेहता समिति ने क्या क्या सिफारिश करी, उनके बारे में। जो त्रिस्तरीय पंचायत का स्वरूप है, ये क्या है, पंचायत का स्वरूप है ना, कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय पंचायत का स्वरूप दिया था, वही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनाया है। तो बलवंत राय मेहता ने क्या क्या दिया था। फिर बलवंत राय मेहता की अन्य सिफारिश क्या थी, प्रैक्टिकल के तौर पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, पूर्ण रूप से राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी से लागू किया गया था 1959 में आंध्र प्रदेश में। इसको याद कीजिएगा, है ना, क्रम से याद कीजिएगा कि पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई, इसके बाद कहां लागू, इसके बाद कहां लागू हुई। इसके बाद अगला बलवंत राय मेहता की अन्य समितियों की सिफारिश में क्या क्या बात की गई, ठीक है ना। फिर अशोक मेहता समिति में टोटल कितने सदस्य थे, और इसके बाद क्या क्या गठन किया गया, और उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की, और अशोक मेहता समिति की सिफारिश को किन किन राज्यों ने लागू किया, है ना। न्याय पंचायत के गठन की बात किसने कही थी, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देनी चाहिए, यही वित्तीय स्रोत है, वही हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आधार पर पंचायतों में आरक्षण, राजनीतिक दलों को खुली मान्यता, ये सारी चीजें, और अशोक मेहता समिति को किन राज्यों ने लागू किया था। इसके बाद पीवी के राव समिति, 4 शब्द में 4 स्तरीय समिति होनी चाहिए। अशोक मेहता ने कहा 2 स्तरीय होनी चाहिए, बलवंत राय मेहता ने कहा 3 स्तरीय होनी चाहिए। पीवी के राव समिति ने महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात कही, पीके थुंगन समिति ने भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। एलएम सिंघवी समिति ने क्या कहा, गैर दलीय आधार पर होना चाहिए, संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना चाहिए। न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए, ग्राम सभा को पुनर्जीवित करना चाहिए। पीके थुंगन समिति ने क्या कहा, इसके बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद अन्य समितियों में, इनकी समितियों की जिनके बारे में नहीं बताया चलता है, एक एक 2 लाइनें हैं, है ना, तो उनकी बस आपको समय याद कर लेना है कि हनुमंत समिति 1982 में बनी थी, सादिक अली समिति 1964 में, के संथानम समिति 1963 में। इसके बाद यहां पर बिल की बात कर लेना है। सबसे पहले बिल राजीव गांधी लाए थे, लेकिन पास नहीं हो पाया, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी लाए, फिर इसके बाद पास हो गया, मध्य प्रदेश ने लागू किया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। फिर इसके बाद आपको आर्टिकल याद कर लेने हैं, आर्टिकल याद करने के सूत्र बताए गए हैं मैंने आपको, कि पंचायतों के आर्टिकल कैसे याद करते हैं, सूत्र बता दिए। सूत्र बताने के बाद कुछ मजेदार तथ्य बता दिए पंचायतों का आरक्षण के बारे में। भारत का एकमात्र राज्य जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण देता है, आंध्र प्रदेश, जहां पे 50% आरक्षण का पास हुआ था 2009 में, इसको किसने अपनाया, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, है ना। इसके ऐसे राज्य जिन्होंने पंचायत राज के सिर्फ एक स्तर ग्राम पंचायत को ही अपनाया है। ऐसे मजेदार तथ्य भी याद करके चलने हैं आपको, ठीक है। फिर इसके बाद पंचायतों में आरक्षण की पूरी बात बताई हमने आपको। राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है कि वो ओबीसी को चाहे तो दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या है, उत्तर प्रदेश ने ओबीसी को आरक्षण कब दिया था, 2000 में दिया था। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको लेकर चलना है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ऐसा कौन सा राज्य जहां पंचायतों का आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर हमने साथ बताया नहीं लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों का आरक्षण संबंधी प्रावधान नहीं लागू होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, है ना, कब पास हुआ था, कुल धाराएं कितनी हैं, 119, अध्याय कितने हैं, 9। फिर कौन कौन से अध्याय हैं, इनको याद कर लेना है कि ग्राम सभा गठन किस अध्याय में किया गया, किस धारा में किया गया। फिर ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है ना, ग्राम सभा कितने लोगों से मिलकर बनती है, ग्राम सभा में सदस्य कौन भाग लेता है, कौन सदस्य बन सकता है। फिर ग्राम पंचायत की कार्यकारी संस्था क्या होती है, बैठक कौन बुलाता है, बैठक बुलाता है तो कितने दिन में बुलाई जाती है, वर्ष में कितनी बार बैठक होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कितनी बैठक होनी चाहिए, कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी, अगर अनुपस्थिति है तो कौन देगा। फिर इसके बाद ग्राम सभा के सदस्य मिलकर किसको चिट्ठी लिखकर दे सकते हैं ग्राम सभा बैठक बुलाने के लिए। फिर मैक्सिमम कितने दिन दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए गए तो उसके बाद मैक्सिमम कितने दिन दिए जाएंगे, अगर फिर भी नहीं हुई तो कैसे हटाया जाएगा। 3 बैठकों तक लगातार अगर कोई अनुपस्थित हो जाए पंचायत का सदस्य तो वो अयोग्य हो जाता है। ग्राम सभा की बैठक के लिए क्या क्या कैसा कैसा कोरम होता है, उस कोरम में कैसे कैसे काम चलता है, उसकी बात करनी है। फिर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा की बैठक के लिए कौन कौन सी तिथि निर्धारित की गई है ना, कौन कौन सी तिथि निर्धारित की गई है, वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। फिर इसके ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसमें कौन कौन सी चीज़ों की चर्चा होगी। फिर इसके बाद ग्राम सभा के लोग मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, एक अध्यक्ष। फिर ग्राम पंचायत के बारे में बात होगी, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, अध्यक्ष को कैसे हटाया
हटाया जाता है, उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, ग्राम पंचायत के सदस्य को कैसे हटाया जाता है, सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है ना, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे, है ना, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पे शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कैसे ली जाएगी, निर्वाचन आयोग कैसे इसमें काम करेगा, क्या पंचायत संबंधी जो निर्वाचन आयोग है ना चुनाव करवा रहा है, यदि उसमें विवाद हो जाए तो क्या सिविल न्यायालय में जा सकते हैं, तो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी बातें कॉन्सेप्ट वाली याद रखनी है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है, फिर माना पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष का पहले विघटित हो जाए, ये सब हमने शर्तें बताई हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देता है, जिलाधिकारी का काम क्या होता है ना, मुखिया को कार्यकाल से पहले कैसे हटाया जाए, उप मुखिया को कार्यकाल के पहले कैसे हटाया जाए, ग्राम सभा की बैठक कब मान्य होगी कब नहीं मान्य होगी, है ना। इसके बाद 2 वर्ष के ये जो पार्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है, मुखिया उप मुखिया सदस्य, ग्राम पंचायत क्योंकि उसी स्तर पर आपको काम करना है, तो इसको इस स्तर पर आपको देख कर चलना होगा कि आपको सारी चीजें याद रहें, है ना, याद रहे ग्राम पंचायत की संरचना, पंचायत का गठन संरचना कैसी होती है, क्या 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 रहता है, और पंचायत सचिव का इसमें मेन रोल रहता है, क्या क्या उसका काम रहता है, सचिव रजिस्टर उसका क्या कहलाता है। फिर इसके बाद ये वाली बात बताए, कोरम ना पूरा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है, ग्राम पंचायत का कोरम कितना होता है, तो बैठक निर्णय लेने के लिए कितना कोरम चाहिए होता है, निर्णय ना लेने के लिए कितना कोरम चाहिए होता है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद अगर ग्राम पंचायत की बैठक हुई है तो अधिकतम जो समय दिया जाता है, तो अधिकतम कितने देर तक इंतजार किया जा सकता है, इसके बाद बैठक को निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत में मुखिया के कार्य क्या क्या है, तो ये मुखिया के कार्य हो गए। इसके बाद ग्राम पंचायत के जो 29 विषय हैं, ग्राम पंचायत जिसके लिए काम करती है वो 29 विषय कौन कौन से हैं, अब ये 29 विषय के बारे में आपको देख लेना है। फिर 29 विषय के बाद याद कर लेना है, फिर इन विषयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ स्थायी समिति बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वो 6 समितियां बनाई गई हैं। उन 6 समितियों में मुखिया अधिकतम कितनी समिति का अध्यक्ष हो सकता है, अधिकतम 3 समिति का हो सकता है ना। योजना समन्वय समिति का अध्यक्ष सदैव ही मुखिया होगा। इसके बाद जो भी समिति बनाई जाएंगी, जैसे पुल का निर्माण कौन सी समिति करेगी, लोक निर्माण समिति करेगी। SC ST के लिए काम कौन करेगा, सामाजिक न्याय करेगा। शिक्षा देने का काम कौन करेगा, शिक्षा समिति करेगी, है ना। ये सारी चीजें जो भी समिति बनाई जाएंगी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात बताया जाए तो मैक्सिमम 6 लोग हो सकते हैं अध्यक्ष सहित, है ना, जिसमें एक SC ST, एक SC का, एक ST का और एक OBC का और एक महिला सदस्य सभी जरूर शामिल होंगे, है ना। तो ये आज तक की क्लास का है, ये आज तक की क्लास का है। आज हमने पंचायत का स्वरूप, यानी ऊपर के तो जो 2 चैप्टर हैं, है ना, इस 75 स्लाइड में, ये जो 74 स्लाइड हैं, इन 74 स्लाइड में मैंने आपको टोटल 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो कल से हम लोग वित्तीय स्रोत, न्याय पंचायत, भूमि अर्जन, ग्राम की संपत्ति, ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य, ये सारा चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी कह रहे थे सर आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम बता दीजिए कि कैसे पढ़ना है, कम से कम यही बता दीजिए। तो उसी को बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और बहुत सारी किताबों को आप उठा के देखेंगे तो सभी राज्यों की अलग अलग होंगी। आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखना है, डेटा गलत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद कराना है, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, और लास्ट में जब पेपर आने वाला होगा तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तब तक थ्योरी क्लास आपकी शैलेंद्र सर आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे। ये इसको देने का सिर्फ मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपको, ताकि आप एक सही दिशा में चल पाएं, और आप जैसा UP SSS सोच रहा है बिल्कुल उसी दौर पर आप अपना काम कर पाएं। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट को गड़बड़ मत होने दीजिएगा बच्चों, है ना। तो ये 6 क्लासों का मटेरियल है जो मैंने आपको आज यूट्यूब पर दिखा दिया है ना। फिर अगले कम से कम 75 स्लाइड हम आपको और पढ़ाएंगे। 150 स्लाइड की ये PDF में आपका पूरा पंचायत 65 में 65 आपको आ जाएंगे। कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, कसम खा के कह रहा हूं, घुमा के जितना पूछे वो सब आपको मिल जाएगा। सभी लोग परेशान थे मैं पंचायत कहां से पढ़ूं, कोई PDF दे दे, कोई कुछ दे दे। बहुत सी किताबें भी आ जाएंगी, अगर मुझे लगेगा उस किताबों में अच्छी चीज़ें हैं तो मैं आपको कुछ नहीं करना है, उन किताबों को पढ़कर उनमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी उनको मैं देखकर आपको पढ़ा दूंगा, चाहे वो यूथ की निकाली हो या चाहे निखिल यादव की हो, किसी की भी हो, है ना, उत्तर प्रदेश में या सरकारी वेबसाइट पर हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप पर बस उस पर फोकस करना है। बाकी हमारे ऊपर सबको छोड़ देना है। उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ा दिया गया है। कंप्यूटर की 8 क्लासेस हो गई हैं, है ना। आपके MS ऑफिस, इंटरनेट और 3-4
टॉपिक और बचे हुए कंप्यूटर में, वो भी आपके अगले एक हफ्ते के भीतर भीतर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहीं से जो विद्यार्थी जो नए हैं, अब उनको लगे तो वो बैच परचेस करें, और नहीं लगे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको बता तो दिया ही गया है कि क्या पढ़ा रहे हैं हम और क्या आपको पढ़ना है। वो अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लाइक करेंगे, अदरवाइज एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। डेमो हमने दे रखे हैं, 2 क्लास के शुरुआत में फ्री में डेमो है, उस डेमो को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।